हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। और जिसके अंदर आज हम बेसिकली ये सारे कंसेप्ट भी सीखने वाले, चीज़ें सीखने वाले कि बिहेवियर इकोलॉजी क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली आज का ये जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग ये समझेंगे कि इकोलॉजी आखिर होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर हमने समझा था कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके का हमारा इन्वायरमेंट बनता है, किसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझी थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। ओके, सो देखो बेसिकली यहाँ पर हम पॉइंट्स पढ़ते हैं और इसकी मदद से आपको समझ आएगा कि इकोलॉजी क्या होता है। एंड उसके बाद हम इसके स्कोप्स भी देखेंगे, कहाँ कहाँ पर इकोलॉजी जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इकोलॉजी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोस। ठीक है, बेसिकली देखो हमारा ये जो बेसिकली इकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसको ग्रीक में बोला जाता है ओइकोस। ठीक है, ओइकोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेसिकली हाउस। ठीक है, कोई भी जगह जहाँ पर हम रह रहे होते हैं उसको ओइकोस बोला जाता है ग्रीक में। ठीक है, और लोगो जो वर्ड है ये बेसिकली ये जो लोगी जो वर्ड है, इको का मतलब बेसिकली इको जो वर्ड है वो ओइकोस से आया है। और ये जो लॉजी वर्ड है, लॉजी, ये आया है लोगोस वर्ड से। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे आपने बायोलॉजी सुनी होगी, यानी बायो, जो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। वैसे ही इकोलॉजी का मतलब होता है कि बेसिकली अपना जहाँ पर भी हम रह रहे होते हैं, ठीक है, यानी कोई भी जो प्लेस है, ओइकोस का मतलब कोई भी प्लेस जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, उसकी स्टडी करना, तो उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और हम रहते कहाँ पर है, तो हम अपने बेसिकली इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसी की जब हम स्टडी करते हैं कि हम कहाँ पर रह रहे हैं तो उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, तो दस इकोलॉजी इज सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ। The word ecology or ecology was coined in 1866 by the German scientist अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है कि देखो बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने बेसिकली ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है इसको बेसिकली दिया था सबसे पहले। ठीक है, और इसको इस्तेमाल बेसिकली इन्होंने सबसे पहले नहीं किया था, इसको इस्तेमाल किसी दूसरे पर्सन थे, आर से नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बेसिकली इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था। लेकिन सबसे पहला जो ये वर्ड है इकोलॉजी ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, जिसको ग्रीक में बोला जाता है ओइकोलॉजी। ठीक है, ओकोलॉजी, ठीक है, बेसिकली ग्रीक में बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, अब देखो बेसिकली ई जो है हमारे ये जो अर्नेस्ट हैकल जो है उन्होंने इकोलॉजी को डिफाइन किया है, क्या मतलब अपनी डेफिनेशन दी है कि इकोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये वर्ड दिया है, तो इनके हिसाब से द साइंस ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी क्या कि इकोलॉजी का मतलब है कि बेसिकली जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो उनका इन्वायरमेंट होता है उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसकी साइंस को हम इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब उनकी स्टडी जब हम करते हैं उनके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे, जैसा मान लो कोई ऊँट है, ठीक है, आप कैमल को देखोगे ना, जो ऊँट होता है, तो वो ऊँट जो होता है वो आपको कहाँ पर दिखता है, वो उसके बेसिकली जैसे रेगिस्तान हो गया वहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, तो वो जो ऊँट है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या वहाँ पर करता है, उसकी क्या रिलेशन रहता है। अगर मान लो उसी ऊँट को हम किधर और फेंक देते हैं, ठीक है, मान लो एंटार्क्टिका में लेकर चले जाएंगे तो कुछ ही घंटे बाद मालूम पड़ेगा जम के मर गया आदमी। ठीक है, मतलब ऊँट। तो बेसिकली देखोगे तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके का रिलेशन होता है, और अगर उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो किस तरीके का बिहेव करेगा, उसकी स्टडी, उसकी जो साइंस रहती है उसी को हम बेसिकली कहते हैं इकोलॉजी। जब हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि हम अपने जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इन्वायरमेंट है उनकी स्टडी करते हैं, तो उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हो पॉइंट को। ठीक है, तो ये याद नहीं भी रहेगा तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे ये जो इकोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। इको जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओइकोस, जिसका मतलब होता है प्लेस या फिर हाउस जहाँ पर आप रह रहे होते हो। ठीक है, और लॉजी जो वर्ड है वो वर्ड से ही आया है, जिसको बोला जाता है लोगोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, और इसको अगर मिला दोगे तो बन जाएगा क्या कि हाउस या फिर प्लेस जहाँ पर भी आप रहते हो उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं
इकोलॉजी, ठीक है, जिसको ग्रीक में कंबाइन करके बोला जाता है ओकोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है। और बेसिकली ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले 1866 में किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल जो थे इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को दिया था, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर इकोलॉजी आपको में भी हल्का फुल्का समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आएगा तो अभी समझते हैं। देखो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात देखो, इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि देखो हम जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे अब ये मेंढक है, ठीक है। अब ये मेंढक कहाँ पे रह रहा होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो ये है कोई आइलैंड है, यहाँ पर रह रहता है, ठीक है। अब ये जो मेंढक है ये जहाँ पर भी रह रहता है तो इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इकोलॉजी के अंदर हम करते क्या है, हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो अब ये मेंढक है, ठीक है। तो ये मेंढक मान लो रास्ते से जा रहा था इधर उधर और इसको कोई कीड़ा दिखा जिसको इसने खा लिया, ठीक है। इस मेंढक ने उस कीड़े को खा लिया, ठीक है। मालूम पड़ा फिर कोई सांप आया और उस सांप ने फिर इसको खा लिया, ठीक है, मतलब इस मेंढक को खा लिया, ठीक है। उसके बाद ये सांप मान लो इधर उधर घूम रहा था, तभी कोई चील आया और उस सांप को खा लिया। तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर देखो इस इन्वायरमेंट के अंदर हर एक एनिमल जो है या फिर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में, ठीक है। कि ये जो मेंढक है ये एक सांप के लिए खाना है और वो जो सांप है वो इस मेंढक के ऊपर ही जी रहा है, ठीक है। इस मेंढक को खा रहा है तभी वो जी पा रहा है, अगर मेंढक मर जाएंगे तो फिर सांप जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। और जो ईगल है वो सांप को खा कर जी रहे हैं। तो देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये जी भी इसलिए पा रहे क्योंकि ये जो जगह है, ये जो आइलैंड है, इसका टेम्परेचर या फिर इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी तरीके से, मान लो यहाँ पे अचानक से बर्फ पड़ने लग जाएगा तो जितने भी यहाँ के जानवर है वो मर जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो एकदम धूप रेगिस्तान बन जाएगा तो भी मर जाएंगे इन लोग, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो कंडीशंस रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए मदद करते हैं। तो जब हम उस चीज़ों की स्टडी करते हैं, भैया किस तरीके से मतलब रह रहे, क्या क्या चीज़ें करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो उसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इन्वायरमेंट है उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। मे भी हल्का फुल्का और समझ आ गया होगा, ओके। उसके बाद देखो अब बेसिकली अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जो है स्कोप ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। स्कोप ऑफ इकोलॉजी का मतलब होता है कि बेसिकली हमारी जो इकोलॉजी है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक की मतलब इसकी ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी को, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स में क्या लिखा है, पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। तो इकोलॉजी इज यूजुअली कंसिडर्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द जनरल साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब क्या है, देखो कि हमारी ये जो इकोलॉजी है, नॉर्मली देखोगे तो इकोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर जो इसका बेसिकली हिस्सा रहता है इकोलॉजी का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड में घूमता रहता है, ठीक है। कि किसी भी एक इन्वायरमेंट में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, किस तरीके से उन लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या खाते हैं उन लोग, क्या पीते हैं, पहले कैसे थे, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन होता है, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये किससे भागते हैं, कौन इनको खा जाता है, ये सारी चीज़ें ही हम नॉर्मली इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मतलब देखोगे ज़्यादातर जो हिस्सा होता है इकोलॉजी का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही सराउंडिंग में रहता है। कि मतलब कोई भी एक इन्वायरमेंट है, मान लो जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के अंदर अगर हम इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम करेंगे क्या कि वहाँ पे जो पोलर बियर हो गया, वहाँ पर पेंगुइन्स हो गए, यहाँ पर जो भी मतलब जीव जंतु रहेंगे वहाँ पर उनकी हम स्टडी करेंगे कि भैया वो किस तरीके से ऐसी जगह पे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या नेचुरल चीज़ें हैं उनके पास में कि वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर। तो अब देखोगे यहाँ पर तो हमारा ज़्यादातर जो पोर्शन इकोलॉजी का वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड में ही घूमता रहता है, उन्हीं का हम स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि हमारा ये जो इकोलॉजी है बेसिकली वो बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो कि स्टडी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए इसको एक बायोलॉजी का ब्रांच माना जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट मेनी डिफरेंट लेवल, यानी हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं धरती के ऊपर, उनको हम अलग अलग लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन या फिर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी क्या कि कोई भी सेल होता है, जैसे ये मेंढक है, ठीक है। तो इस मेंढक का जो एक छोटा सा सेल होता है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, सुना होगा बेसिकली, या फिर आप जब 10वीं में थे तो आपने पढ़ा होगा 10वीं में साइंस में, साइंस 1 में भी, साइंस 1 में या फिर 2 में, ठीक है, आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा कि देखो भैया कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक ही सेल होता है। कुछ तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सेल होता ही नहीं, खाली न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन ही होता है उनके शरीर के अंदर, ठीक है। मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन क्या होता है, क्या बेसिकली यह बता देता हूँ। देखो कोई भी सेल जो होता है ना, तो उसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये सेल भी मतलब नहीं रहता, प्रेजेंट नहीं रहता, खाली ये न्यूक्लिक एसिड एज अ
ऐसे फैला हो रहता है उनके शरीर के अंदर, ठीक है, वही उनकी बॉडी रहती है, मतलब एकदम छोटे छोटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है इनकी भी स्टडी की जाती है, क्योंकि ये भी एक जीव जंतु है, ठीक है। इस लेवल पे भी स्टडी की जा सकती है, एक टाइप से कह सकते हो बहुत ज़्यादा नैनो लेवल पे स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टडी की जाती है, तो ये बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम ऐसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अगर आप ऊपर लेवल पे जाते हो तो आप सेल्स की स्टडी कर सकते हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक ही सेल होता है, ठीक है, शरीर के अंदर पूरा शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ओके। तो इनकी भी स्टडी की जा सकती है अगर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। और ये कौन से बायोलॉजी के ब्रांच में किया जाता है, तो ये सेलुलर बायोलॉजी जो होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे क्या खाते हैं इन लोग, क्या पीते हैं, किस तरीके से इन लोग बेसिकली सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सेलुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर और एक लेवल ऊपर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, सेल से ऊपर चले जाते हैं तो हम इंडिविजुअल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, आप ही हो गए इंसान, ठीक है। तो आपके शरीर में ढेर सारे सेल्स हैं। तो आपकी स्टडी अगर हम करते हैं तो बेसिकली स्टडीज में आता है, तो बॉटनी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे बॉटनी हो गई, बॉटनी के अंदर हम हड्डियों की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि आपकी शरीर की जो हड्डियाँ होती है वो किस तरीके की रहती है। कोई भी लिविंग, जैसे आप डायनासोर की मान लो हमको हड्डी मिल गई, ठीक है, तो हम किस तरीके से डायनासोर की हड्डी की स्टडी करके पता करेंगे भैया वो जो जानवर है वो पहले कैसा दिखता था। ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है बॉटनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी होता है जिसमें जानवर की स्टडी की जाती है। ऐसे ही अलग बात देखोगे बेसिकली अगर हम इंडिविजुअल लेवल से ऊपर अगर चले जाते हैं, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से अगर ऊपर लेवल चले जाते हैं तो आ जाता है पॉपुलेशन लेवल, यानी फाइनली लेवल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब क्या, या फिर कम्युनिटी इकोसिस्टम बोल दो, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या बेसिकली कि लेवल ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या, जैसे अगर मान लो पहले हम लोग एक इंडिविजुअल में मतलब मान लो की स्टडी कर रहे थे कि भैया ये मेंढक होता कैसा है, ये मेंढक की क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ होती है, ये कब क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या नेचर रहता है, बिहेवियर कैसा रहता है, इसकी हम इंडिविजुअल मतलब ये इंडिविजुअल वाला जो लेवल था हमारा, इसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं जब एक सिंगल मतलब मेंढक की स्टडी की जाती है तब, ठीक है। बट अगर मान लो यही मेंढक की जितनी भी पॉपुलेशन होगी, मतलब टोटल जितनी भी इसकी पॉपुलेशन होगी, ढेर सारे मेंढक भी होते हैं, ठीक है, एक ही मेंढक तो पूरी धरती पे है नहीं। तो जब हम इसकी टोटल पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं या फिर इसकी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या कि जब एक ही प्रजाति के जानवर ढेर सारे हो जाते हैं तो उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब ऐसे ही ढेर सारे पॉपुलेशन जब मिल जाते हैं, मतलब मान लो अब जैसे मेंढक हो गया, प्लांट्स हो गए, अदर कीड़े मकोड़े हो गए, तो जब ये सब एक साथ रहते हैं तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो इकोसिस्टम बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो जब कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, जब कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म होता है तो उसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है, भैया ये अकेला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब उसकी स्टडी की जाती है। बट अगर मान लो ये जो ऑर्गेनिज्म ये ढेर सारे हो जाते हैं, मतलब इन लोगों मान लो शादी वादी कर लिए, 10-12 बच्चे पैदा हो गए और ढेर सारी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कि अब हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, ये एक सिंगल प्रजाति के जो भी मेंढक है इनकी, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो इसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। अब देखो ऐसे ही बहुत सारी और भी पॉपुलेशन होगी अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स की जो एक साथ रहते होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो बारिश में देखोगे या फिर कोई भी तालाब में देखोगे तो खाली मेंढक थोड़ी रहता है तालाब के अंदर, तालाब में आपको मछलियां भी दिखेगी, काफी सारे पेड़ पौधे भी दिखेंगे, कुछ कीड़े मकोड़े भी दिख सकते हैं आपको, ठीक है। तो उस तालाब की एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन आपको नहीं दिखेगी, ढेर सारे स्पीशीज की पॉपुलेशन दिखेगी, ठीक है। तो जब वो एक साथ एक जगह पर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ओके। और जब ऐसी कम्युनिटीज ढेर सारी एक जगह पर रहती है तो उससे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, कि बेसिकली उसे हम इकोसिस्टम कलेक्टिवली बोलते हैं। जब ऐसी ढेर सारी कम्युनिटी जो रहती है वो एक जगह पर रहती है तो इसे उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे ये आइलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर ढेर सारे एनिमल्स रह रहे होंगे एक ही अलग अलग मतलब पॉपुलेशन वाले, ठीक है। यहाँ पर तालाब में होगी, यहाँ पर पेड़ पौधों में होगी, पेड़ों में होगी, ठीक है। तो उसको कलेक्टिवली मिलाकर हम उसे इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी ढेर सारी हमारी धरती पे इकोसिस्टम होती है तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। जितने भी हमारी धरती पे ऐसे ढेर सारे जो इकोसिस्टम्स है, जैसे वाटर इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, जितनी भी ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम्स होती है तो उन सबको मिलाकर हम बोल देते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। हमारी धरती के अंदर पूरी जो बायोस्फीयर उसको बोल देते हैं, ओके।
तो बेसिकली देखोगे तो ये जो हमारा इकोसिस्टम वाला जो लेवल है, मतलब ये पॉपुलेशन से लेकर ये आगे वाला जो लेवल है, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो ये आता है हमारा इकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर। यानी क्या, इसके अंदर हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसी को हम इकोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। जब हम एक सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, हम पूरी पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या फिर बायोस्फीयर की स्टडी करते हैं एज अ होल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली इकोलॉजिकल। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये इकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली इकोलॉजी के अंदर आखिर हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि इकोलॉजी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन द हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ऑन द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी ड्रॉ हैवीली ऑन मेनी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, स्पेशली जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। मतलब क्या कि देखो इकोलॉजी जो है हमारा, उसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ एक चीज़ की स्टडी नहीं करते, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग जगह की भी स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंदर, कि जैसा पोलर रीजन होता है, ठीक है, जो बर्फीला इलाका होता है, तो हम उसकी भी स्टडी करते हैं, भैया वहाँ पर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इतनी टेम्परेचर क्यों रहती है कि भैया पोलर रीजन में इसलिए वहाँ पर इतनी ठंड रहती है, धूप की किरणें नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है, जिस वजह से वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा। अब जैसे अगर मान लो आप अंटार्कटिका चले जाओ, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ के जो भालू रहते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, ठीक है, सफ़ेद बाल रहते हैं उनके शरीर पर, ठीक है, भालू जो होते हैं वहाँ के। वहीं पर अगर आप मान लो किसी नॉर्मल जंगल के भालू को देख लो इंडिया के, तो वो आपको ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, जोग्राफिकल कंडीशन की स्टडी करते हैं। तो देखोगे तो इकोलॉजी जो है उसके अंदर हम काफ़ी सारे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस की स्टडी करते हैं, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग ऐसे साइंस की स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ऐसे मतलब सब पार्ट बोलते हैं, इकोलॉजी के अंदर ढेर सारे अलग अलग साइंस की स्टडी की जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली जो ज्योग्राफी होती है पूरे कंट्री देश की, उसकी स्टडी हम करते हैं कि भैया कहाँ पर किस तरह की कंडीशन है। जैसे अब हिमालय पर्वत हो गया, या फिर अंटार्कटिका एकदम ठंडा है, तो हमारा थार डेजर्ट जो बीच का इक्वेटर वाला हिस्सा रहता है तो वो एकदम गर्म रहता है, वहाँ पर एकदम रेगिस्तान रहता है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, ज्योग्राफी की स्टडी की जाती है कि कौन सा एरिया में कौन सा कंडीशन रहता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप डेजर्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर कैसी कंडीशन रहती है, वहाँ पर कौन से मतलब प्लांट्स उगते हैं। जैसे आप डेजर्ट देख लोगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ पर कैक्टस उगता है, ठीक है। कैक्टस क्यों उगता है, तो वो सारी रीजंस हम ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम वाला, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी मौसम रहता है, ठीक है। जैसा बर्फीले इलाका में मौसम जो रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। वहीं पे डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर हाई रहता है, काफ़ी गर्मी रहती है। तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी का मतलब होता है ज़मीन की स्टडी करना, कि कैसे कहाँ पर लैंडस्केप है, ज़मीन कितनी ऊपर है, कौन सा पहाड़ी इलाका है, कौन सा मतलब प्लेन इलाका है, वो सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है पेडोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इकोलॉजी में आती है, ठीक है, सारे साइंस की जो स्टडीज़ होती है। जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, डीएनए वेने कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इवॉल्व होता है, किस इसके अंदर चेंजेस आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। केमिस्ट्री की भी इसी के अंदर थोड़ी बहुत स्टडी हो जाती है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या मतलब सारे हैं, उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अलग अलग मैटर्स के मिलने की वजह से। और फिजिक्स की भी कुछ लॉस होते हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखोगे तो इकोलॉजी के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग साइंस की स्टडी की जाती है, ठीक है। और ये सबको टोटली हम मिलाकर ही इकोलॉजी बोल देते हैं, ओके। अब देयरफॉर इकोलॉजी इज कंसर्नेड बाय सम ऑफ द होलिस्टिक साइंस, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब देखो होता है क्या, बेसिकली होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल, ठीक है, कि इसको देखोगे तो हमारा जो इकोलॉजी है उसको आप बोल सकते हो कि ये एज अ होल साइंस है, इसके अंदर पूरा साइंस जो है उसको उसकी स्टडी की जाती है यहाँ पर जितने भी साइंस है, ठीक है। तो वन डैट ओवर आर्चेस ओल्डर डिसिप्लिन सच एज बायोलॉजी विच इन दिस वे बिकम सब डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हम पहले बोल रहे थे ना कि भैया हमारा जो इकोलॉजी है वो एक बायोलॉजी का हिस्सा, एक पार्ट, ब्रांच है उसका। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे कि भैया इकोलॉजी के अंदर तो हम एज अ होल सबकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर तो हमको ये लग रहा है कि बायोलॉजी का हिस्सा इकोलॉजी नहीं है, उल्टा इकोलॉजी का एक हिस्सा है बायोलॉजी, हमको ये लगेगा, ठीक है। तो इस व्यू में हमको यही लग रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इन अनदर वर्ड बेसिकली इकोलॉजी इज व्यूड एज अ सब्जेक्ट इन ओन राइट, ठीक है। मतलब इकोलॉजी जो है उसको एक अलग ही सब्जेक्ट माना जाता है, उसको बायोलॉजी का हिस्सा नहीं माना जाता है। और बायोलॉजी जो है उसको बेसिकली एक अलग उसका ही हिस्सा मान के रखा जाता है, ठीक है। ये सब डिसिप्लिन का मतलब होता है जो हमारा सब पार्ट होता है ना, जैसे आप कोई चीज़ है, ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर और ऐसे दो हिस्से होते हैं, तो बेसिकली इसको हम सब डिसिप्लिन या फिर सब पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही कि सब पार्ट ऐसा हम मानते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिकली हो गया, ठीक है। तो ये इकोलॉजी का कंसेप्ट है, तो मे भी आपको ये समझ आ गया इकोलॉजी होता क्या है। अब देखो बेसिकली हमारा ये जो इकोलॉजी, इसके काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे स्कोप्स है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग जगहों पे हम इसकी स्टडी करते हैं इकोलॉजी की, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अलग अलग जो हमारे रहते हैं ना सब्जेक्ट्स है, उनकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी की मदद से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कुछ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब वही इसके जितने भी सब पार्ट्स है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है इकोफिजियोलॉजी, ठीक है। इकोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है ये समझो। देखो इकोफिजियोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली जब हम देखो फिजियोलॉजी, फिजिक्स आपने सुना होगा, जो आपकी जो शरीर के जो बेसिकली फिजिक्स वाला, वो केमिस्ट्री फिजिक्स वाली की बात नहीं करे यहाँ पर। ये फिजियो मतलब क्या होता है कि आपकी जो शरीर की जो ढांचा रहता है, आपका शरीर किस तरीके का रहता है, आप किस तरीके आपकी बॉडी रिएक्ट करती है कौन से सिचुएशन के अंदर, आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, फंक्शन कैसा करती है, रिप्रोडक्शन कैसे करती है, सर्वाइवल कैसे करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कहाँ पर रहती है, ठीक है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में रहती है। जैसे भालू हो गया पोलर रीजन का, ठीक है, जो ठंडे इलाके में, तो उसकी शरीर कैसी रहती है, वो कैसे वहां पर सर्वाइव करता है, उसके शरीर में बाल रहते हैं ढेर सारे, इसलिए सर्वाइव करता है, ठीक है। क्या खाता है, तो मछली खाता है। तो ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है हमारा इकोफिजियोलॉजी की स्टडी में, ठीक है। जब हम ऐसी स्टडी करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शरीर की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं कि आखिर उसका शरीर किस तरीके से काम करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, उसकी स्टडी करने को बोला जाता है इकोफिजियोलॉजी, सॉरी, ओके। तो देखो इधर लिखा क्या है कि एग्जामिन हाउ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस द वे दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, मतलब उसकी शरीर जो है किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरह से रिप्रोडक्शन किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, उसके वजह से वो किस तरीके से सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में। जैसा भालू रहता है, ठीक है, जो हमारा पोलर रीजन का भालू रहता है, ठंडे इलाकों का भालू, तो उसके शरीर में बाल रहते हैं, ठीक है। तो बाल जो रहते हैं उसके शरीर में वो इस तरीके का फंक्शन करते हैं जिसके वजह से उसका जो इन्वायरमेंट है एकदम ठंडा इन्वायरमेंट, उसके साथ वो अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाता है। वहीं पर मान लो आप हो, आपको वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे, या फिर जो ऊँट रहता है कैमल, ठीक है, कैमल जो होता है वो ठंडे गर्म इलाके के लिए रहता है, तो अगर उसको वहाँ पर छोड़ देंगे तो उसके शरीर में बाल ही नहीं है, जिसकी वजह से ठंड से मर जाएगा, ठीक है। तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसकी स्टडी को ही हम इको साइकोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ठीक है। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो फंक्शनिंग रहती है उसकी बॉडी की, उसके वजह से वो क्या इन्फ्लुएंस डालता है, क्या इंटरेक्ट करता है सामने जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में, ठीक है। तो बेसिकली ये साथ में मतलब इन्वायरमेंट मतलब बायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक के साथ भी हो सकता है। मतलब क्या कि जैसा अबायोटिक मतलब जो टेम्परेचर है उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, और बायोटिक मतलब किस तरीके से वो, जैसा पोलर रीजन का जो भालू रहता है वो क्या खाता पीता है। जैसे वो जो पोलर रीजन के भालू रहते हैं वो ज़्यादातर मछली वो सारी चीज़ें ही खाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप इधर के देखोगे तो ये थोड़ा फल फूल भी खाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी खा लेते हैं भालू लोग, नहीं तो यहाँ के भी देखो तो नहीं तो और भी चीज़ शिकार करके लोग खा लेते हैं, ओके। तो बेसिकली इसको हम फिजियोलॉजी स्टडी बोलते हैं, ठीक है, जिसके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग, जो बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग कि किस तरीके से उसकी बॉडी काम कर रही है और किस तरीके से वो इन्वायरमेंट में उस हिसाब से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी मामले में हो सकता है, ग्रोथ के मामले में भी हो सकता है कि कितनी रिप्रोडक्शन होती जा रही है। जैसे अब भालू है मान लो कोई भी ठंडे इलाके का, तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है उस एरिया के अंदर, सर्वाइवल कैसे करता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसके पास है, कौन से प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं, कौन से एनिमल्स वहाँ पर रह पाते हैं। जैसा आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा, आपने क्रिसमस का ट्री देखा है ना, तो क्रिसमस का जो ट्री रहता है वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन रहता है, वो खास करके ठंडे इलाकों के लिए ही रहता है, ठीक है। इसलिए देखोगे तो वो जो क्रिसमस वाला ट्री रहता है वो नॉर्मली गर्म इलाकों में नहीं रहता, वो ठंडे इलाकों में ही रहता है, ठीक है। क्यों रहता है बेसिकली देखो, अगर क्रिसमस के ट्री को देखोगे तो ऊपर से नोकीला रहता है, ठीक है, और नीचे आते आते बड़ा होते जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से बर्फ़ गिरेगी तो वो जो बर्फ़ रहेगा उसके ऊपर इकट्ठा हो नहीं पाएगा और नीचे आके गिर जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ को कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर मान लो कि अगर जैसा हमारे इधर का आम का पेड़ रहता है या फिर कोई भी नॉर्मल पेड़ रहता है, तो अगर वो वहां पर रहता है मान लो किसी ठंडे इलाके में और वहां पर बर्फ गिर रही रहेगी, तो पूरा जो पेड़ रहेगा वो गिर जाएगा उस बर्फ के वजन के वजह से, ठीक है। बर्फ के वजन के वजह से वो पूरा पेड़ मतलब नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, पेड़। तो बेसिकली देखोगे तो जो प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के फंक्शनिंग को धीरे धीरे इवॉल्व करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, जो भी जोग्राफिकल कंडीशन होती है उस जगह की उस हिसाब से, ठीक है। तो उसी की स्टडी को हम बोलते हैं इको फिजियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है बिहेवियरल इकोलॉजी, ठीक है। बिहेवियरल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? बिहेवियरल इकोलॉजी का मतलब होता है हम इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होते जाता है टाइम टू टाइम। मतलब पहले जैसा मान लो
जैसे अब इंसान ही है, ठीक है, इंसान जो था, या फिर अगर आप हाथी को देख लो, ठीक है, हाथी जो होता है अभी के टाइम पे जो हाथी है अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो पहले बात बिहेवियर का मतलब समझ लो। बिहेवियर का मतलब होता है, नॉर्मली हम बिहेवियर का मतलब क्या समझते हैं कि जैसे हम रिएक्ट करते हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, उसी को हम बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब बेसिकली आधा अधूरा है। बिहेवियर का मतलब ये तो होता ही है कि भैया आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आप क्या सोचते हो, किस तरीके से क्या चीज़ों में हैंडल करते हो, उसको तो बिहेवियर बोला ही जाता है। साथ ही में आपकी जो बॉडी होती है वो किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करती है, काम करती है, उसको भी उस बिहेवियर ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे अब ठंडा माहौल, एकदम ठंडी पड़ रही है, ठीक है, और ठंडी में अगर मान लो आपकी जो बॉडी है, उस आपने देखा होगा आपकी जो बॉडी के जो बाल रहते हैं ना, हाथ के बाल देख लो, जो हाथ के ऊपर बाल रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ना रूह कांप गई, ठीक है, तो हाथ के जो बाल रहते हैं देखो वो खड़े हो जाते हैं एकदम जब ठंडी पड़ने लगती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है तो वो भी बिहेवियर के अंदर ही आता है, ठीक है। और ये जो बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते जाता है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है तो वो भी उस हिसाब से चेंज होते जाता है, तो उसकी ही स्टडी को हम बिहेवियरल इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से बिहेवियरल इकोलॉजी चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, क्या क्या कंडीशन रहती है जिसकी वजह से चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो हमारे, अगर आप मतलब जब आइस एज चल रहा था धरती के ऊपर, जब पूरी धरती बर्फ़ की जम चुकी थी, तो उस टाइम पर देखोगे तो जो हाथी रहते थे वो मैमथ जिसको हम बोलते हैं ना, जो हाथी लोग के जो पूर्वज है मैमथ, ठीक है, तो उनके शरीर पर देखो तो टोटली बाल रहते थे, बहुत सारा बाल रहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी थी, पूरा मतलब एकदम ठंडी इलाका था, पूरा ठंडा था, पूरा धरती जमी हुई थी, तो अगर उनके शरीर में बाल नहीं रहेगा तो वो गर्म नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से वो ठंडी के मारे मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको शरीर में बाल होने चाहिए, ठीक है, तो उनके शरीर में उस टाइम पे बाल थे, ठीक है। बट जैसे जैसे देखोगे आइसेज खत्म होती गई, अब गर्मी बढ़ने लगा धरती के ऊपर, थोड़ा बहुत अब गर्मी लगने लगा, तो उसके बाद देखोगे तो वो जो बेसिकली जो मैमथ है उनके शरीर से अब धीरे धीरे बाल खत्म होने लगे, बाल गायब होने लगे, और आज के टाइम पर देखोगे तो टोटली जो हाथी होते हैं उनके शरीर में अब बाल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो उनका जो बिहेवियर था वो अब चेंज हो गया उनकी बॉडी का। पहले उनकी बॉडी में बाल रहते थे ठंडी से बचने के लिए, बट क्योंकि अब क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो चुकी है, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, तो उसकी वजह से देखोगे तो अब उनके शरीर में बाल भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखो तो उनका बिहेवियर चेंज होते जा रहा है, उनकी बॉडी का बिहेवियर। अब देखो बेसिकली ये जो हमारा बिहेवियर है, अगर आप इसे देखोगे तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से भी चेंज होते आया है, ठीक है। अगर आप देखो आपके बुक में बताया गया है कि जो निको 3 वर्जन है बेसिकली पर्सन है जिन्होंने बेसिक मेन कॉजेज बताए हैं कि बिहेवियर आखिर क्यों चेंज होता है टाइम के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि 2 रीजंस बताए थे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक था अल्टीमेट कॉशन और दूसरा था प्रॉक्सिमेट कॉशन, ठीक है। अल्टीमेट कॉशन बेसिकली ये इसका मतलब होता है कि आपके अंदर वो चेंज होना ही होना है, पूरी स्पीशीज का वो प्रजाति जो रहेगा वो अपने आप को इवॉल्व करके अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन को ही देख लो, ठीक है, हम जो इंसान थे पहले पेड़ के ऊपर रहते थे, ठीक है, मतलब जो हमारे सबसे पहले पूर्वज जो थे वो चूहे जैसे रहते थे, तो उन लोग पेड़ों पे रहते थे इधर उधर, जैसे गिलहरियाँ रहती है ना पेड़ के ऊपर ही रहती है, खाना वाना जो फल फूल रहता है वही तोड़ तोड़ के खाती रहती है, तो हम लोग भी पहले यही करते थे। लेकिन जब एकदम अब टेम्परेचर हाई होने लगा था धरती का, तो उस टाइम पर हमारी धरती अब सूखने लग रही थी, तो उसके वजह से पेड़ वेड़ जो थे वो सूख रहे थे, ठीक है। तो अफ्रीका का बेसिकली हम लोग का बात करें, अफ्रीका में अब पूरा एकदम मतलब रेगिस्तान एरिया जैसा हो रहा था, एकदम सूखा पड़ रहा था, ठीक है, पेड़ वेड़ सब सूख जा रहे थे, लैंड एकदम सूख चुका था, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज थे जो पेड़ों पे रहते थे उनको अब जमीन पे चलना पड़ रहा था, ठीक है। तो देखो बेसिकली तो उन्होंने अपने आप को अब चलना फिरना सीखना पड़ा उन लोगों को, ठीक है, कि अब भैया हमको जमीन पे चलना पड़ेगा। जैसे जैसे वो चलते गए, पहले उन लोग 4 पैर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की 2 पैर पे चलने की, फिर जैसे जैसे टाइम बीतते गया उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके अपनी बॉडी को पूरे चलने फिरने लायक 2 पैरों के बना दिए, ठीक है। साथ ही में उनकी बॉडी भी अपग्रेड होती जा रही थी, पहले पेड़ पे थे तो छोटे चूहे जैसे थे, लेकिन जैसे ही धरती पे आ गए उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होते गया, अपनी साइज उनकी बढ़ते जा रही थी, और आज के टाइम पे देखो हम इंसान बन गए, ठीक है। तो देखोगे तो हमारे जो पूर्वज थे उनका बिहेवियर चेंज होने की वजह से देखोगे तो अब हमारा अलग बिहेवियर हो चुका है, ठीक है। पहले हम अलग तरीके से रहते थे, भैया हमको पेड़ इधर उधर घूमते रहते थे, खाना वाना ढूंढते थे, आज के टाइम पे हमारा बिहेवियर अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये बिहेवियर चेंज जब होता है किसी इवोल्यूशन की वजह से तो उसे अल्टीमेट क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी 2 बेसिकली बोला गया है, एक अडॉप्टिव मतलब बेसिकली अल्टीमेट क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी 2 चीजें बताई गई है कि 2 बेसिकली रीजंस होते हैं जिनके वजह से आपके अंदर ये अल्टीमेट क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब अल्टीमेट चेंज आता है आपके बिहेवियर के अंदर। एक होता है फिलोजेनेटिक कांस्टेंट
और एक होता है एडेप्टिव सिग्निफिकेंस। ठीक है, एडेप्टिव सिग्निफिकेंस मतलब क्या कि बेसिकली जब आपकी बॉडी जो है वो चेंजेस के हिसाब से अपने आप को उस हिसाब से इवॉल्व कर देती है तो उसे एडेप्टिव सिग्निफिकेंस बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी थी हमारे पूर्वजों की कि अब भैया बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, अफ्रीका एकदम सूख चुका है, तो हमको खाने की तलाश में अब अपनी शरीर को चलाना पड़ रहा था। ठीक है, हम लोग इधर उधर भटक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी शरीर अब चलने फिरने लग रही थी, जिसकी वजह से हमने चलने के लिए और जल्दी जल्दी चलने के लिए, तेज दौड़ने के लिए, साथ ही में अटैक करने के लिए, अपना हाथ का भी इस्तेमाल करने के लिए हमने बेसिकली अब क्या करने लगे हम लोग कि अब हम लोग अपना हाथ कोशिश करने लगे कि अब हम लोग थोड़ा अपने हाथ का भी इस्तेमाल करें अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली धीरे धीरे हमने अपना हाथ का इस्तेमाल करने की वजह से अब हम दो पैरों पे आने लगे। तो देखोगे तो यहाँ पर हमने चेंज को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जो जो चेंजेस आ रहे थे क्लाइमेट के अंदर उस हिसाब से हमने अपने आप को बदलते गए और हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, कि जो पहले हम 4 पैर पे चल रहे थे अब हम 2 पैरों पे चलने लगे। ठीक है, तो इसको अडेप्टिव सिग्निफिकेंस बोला जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर चेंज आ सकता है। और एक होता है पॉलीजेनेटिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपकी बिहेवियर हो सकता है कुछ हद तक चेंज हो जाए, लेकिन आपकी जो फिजिक्स रहेगी, यानी बेसिकली यहाँ पर वो केमिस्ट्री वाला नहीं, आपकी जो बॉडी जो रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा, उसका जो फंक्शनिंग रहेगा वो हो सकता है कि वो मतलब कांस्टेंट का बेसिकली जो कांस्टेंट वर्ड है इसका मतलब होता है स्टॉप हो जाना, किसी चीज में लिमिट आ जाना, रुकावट आ जाना। ठीक है, अब जैसे मैमल है, ठीक है, जो हम लोग है ना मैमल, ठीक है, हम मैमल बेसिकली किंगडम में आते हैं, तो जो मैमल है बेसिकली हम तो देखोगे तो जो एम्फीबियंस होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास पर होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो उनके पास पंख कैसे आए होंगे, एडेप्टिव सिग्निफिकेंस से ही आए होंगे। उनके शिकारी जो होते होंगे उनको पकड़ते होंगे तो उनके पास छोटे छोटे पहले पंख होते होंगे, तो उन लोग कोशिश करते होंगे उड़ उड़ के भागने की, जिसकी वजह से अब उनके पास पूरे अच्छे पंख आ चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने एडेप्टिव सिग्निफिकेंस की वजह से उनके पास पंख आ गए थे उड़ने के लिए। लेकिन मैमल्स को देख लो, मैमल्स अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाए, उनके पास पंख नहीं आए। क्यों नहीं आए, तो बेसिकली वो पॉलीजेनेटिक कंस्ट्रेंट की वजह से। ठीक है, पॉलीजेनेटिक मतलब आपकी फिजिक्स जो है, आपकी जो जीन्स है, डीएनए है, उसके अंदर चेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपके अंदर आपकी जो बॉडी है वो उतनी चेंज नहीं ला पाई। ठीक है, तो बेसिकली 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर अल्टीमेट कॉशन आता है, आपके अंदर कुछ बिहेवियर जो रहता है आपकी बॉडी की और आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक अल्टीमेट कॉजन होता है और एक होता है प्रॉक्सिमेट कॉजन। ठीक है, प्रॉक्सिमेट कॉजन का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉक्सिमेट, देखो आप लोग अपना बुक ले लो, अगर आपके पास बुक होगा तो आप लोग बुक में साइड बाय साइड लिखते जाना, और नहीं होगा तो आप लोग कोई भी नोटबुक ले लेना और उसमें जो भी वर्ड है और उसकी मीनिंग लिखते जाना। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में लिखते जाओ, ताकि आपको नोट्स खरीदने या फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, आप खुद के अपने पास नोट्स बना सको। ठीक है, तो जो जो बताते जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाओ, ओके, नहीं तो आप भूल जाओगे, नहीं तो फिर से वीडियो वापस पीछे करके देख लो अगर बुक अभी निकाल रहे होंगे तो। ठीक है, तो एक बुक और पेंसिल पेन जो भी रहेगा वो ले लो और लिखते जाना है। ओके, तो देखो प्रॉक्सिमेट कॉजन क्या होता है। प्रॉक्सिमेट कॉजन का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर प्रॉक्सिमेट कॉजन का मतलब होता है कि ये एक टाइप से बोल सकते हैं इवोल्यूशन का हिस्सा नहीं होता है। हमारी जो बॉडी रहती है उसके अंदर ही बेसिकली नेचर ही हमारा रहता है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बेसिकली प्रॉक्सिमेट कॉजन जो होता है, ये इसके अंदर भी 2 रीजंस होते हैं, 2 कॉजेस होते हैं, जिसके वजह से ये आपको अंदर प्रॉक्सिमेट कॉजन आता है। आपको अभी समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक होता है ऑन्टोजेनेटिक, एक होता है ऑन्टोजेनेटिक। ठीक है, ऑन्टोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, देखो आप अगर मान लो जैसे आप जंगल में पैदा हुए, ठीक है, आपने मोगली देखा ना, मोगली वाला, ठीक है, तो मोगली अगर आपने फिल्म देखी होगी तो उसमें देखोगे वो जो बच्चा था, क्योंकि वो जंगल में पैदा हुआ था, उसने जो भी एक्सपीरियंस देखा था, भैया भालू लोग कैसे घूमते, भेड़िए लोग कैसे बात करते, और एक्सपीरियंस की वजह से देखोगे तो उसका जो बिहेवियर था वो जंगली जैसा था। ठीक है, मतलब वो जंगल में रहने जानवरों जैसा उसका मतलब बिहेवियर रहता था। ओके, जो मोगली रहेगा। ओके, तो बेसिकली देखोगे तो उसने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा था पैदा होने से लेकर जब तक वो था उधर, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका जो बिहेवियर था वो तय हुआ था कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। अगर मान लो वही बच्चा अगर किसी शहर में पैदा होता तो वो अलग तरीके से बिहेव करता, वो जंगल जैसा चड्डी पे नहीं घूम रहा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो उस जगह के हिसाब से कि कौन सी जगह पे है, उसका कौन सा उसने एक्सपीरियंस फील किया है, उस हिसाब से भी देखोगे तो किसी भी पर्सन का जो है बिहेवियर अलग हो जाता है बाकी लोगों से, तो उसको ऑन्टोजेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप से कह सकते हैं आप प्रॉक्सिमेट कॉजन का मतलब होता है ये इवोल्यूशन से नहीं आता, ये जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद आपके अंदर ये बिहेवियर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया ऑन्टोजेनेटिक, और एक होता है मैकेनिस्टिक। ठीक है, मैकेनिस्टिक का मतलब होता है बेसिकली कि आपकी बॉडी ही ऐसी है जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, जैसे इंसान है, ठीक है, अगर मान लो हमको 2 गड्डी दिख जाए नोट की तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उठा कर लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेचर बन चुका है, हमारा बॉडी का कि भैया नोट दिखेगा तो हमको लालच आएगा, हम पैसा लेके भाग जाएंगे। वहीं पे मान लो कोई बंदर रहेगा और बंदर के सामने अगर मान लो आप नोट की गड्डी रख दो 1 लाख रुपया और सामने एक केला रख दो, तो वो केला लेके भागेगा, वो नोट लेके नहीं भागेगा। तो उसकी बॉडी का वो नेचर है कि भैया उसको केला देखते ही लेके भाग जाता है, हमको नोट देख के हम लेके भाग जाते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली देखो तो हमारा मैकेनिज्म ऐसे ही हमारी बॉडी का है जिसकी वजह से हम वैसा रिएक्ट वैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न होता है बिहेवियर का मैकेनिस्टिक, कि भैया आपकी बॉडी ही वैसी है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर वैसा है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमेट कॉजन होता है। तो ये दो रीजंस की वजह से आपकी बॉडी का जो बिहेवियर होता है वो डिसाइड होता है और उसी की स्टडी की जाती है बिहेवियरल इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है बिहेवियरल इकोलॉजी, थोड़ा लंबा हो गया ज़्यादा, बट मे भी समझ आ गया होगा, ओके। उसके बाद देखो अब थर्ड जो हमारा बेसिकली इकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है वो होता है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो ये डायग्राम्स की मदद से आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि देखो जब हम कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब कोई मान लो छोटा सा जैसे मेंढक है, ठीक है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो जैसे अब ये जो मेंढक है वह इस बड़े से आइलैंड में रहता है, तो ये छोटा सा मेंढक एक जगह पे रहता है, किधर भी मान लो रहता है, ठीक है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे हो जाता है, ओके। बट अब मान लो ये जो मेंढक है इसने दूसरी मेंढक के साथ शादी वादी कर ली, 10-12 बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है। तो अब इसकी प्रजाति ढेर सारी बढ़ गई, मतलब ये जो स्पीशीज है मेंढक की, ये इन्होंने अपनी जो मतलब बोल सकते हो फैमिली को बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये अब एक पॉपुलेशन का रूप ले चुके हैं, ढेर सारे मेंढक हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जब हम इन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि ये सारे जो मेंढक है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कहाँ पर रहते हैं। अब जैसे मान लो ये मेंढक जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादातर तालाब में ही रहते हैं, ठीक है। तो तालाब में ही क्यों रहते हैं, तालाब में आखिर क्या खाते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब किस तरीके से मेंढक मेंढिका जो रहती है, मतलब लड़का लड़की जो मेल फीमेल मेंढक रहते हैं वो किस तरीके से मीटिंग करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सर्वाइवल कैसे करते हैं, क्या इन लोग खाते हैं, इनको कौन खा जाता है, ठीक है, ये किससे डर के भागते हैं, इनका जो भी नेचर रहेगा उनकी हम जब स्टडी करते हैं पूरे पॉपुलेशन की, कि पूरा पॉपुलेशन किस तरीके से करता है, पॉपुलेशन में हमको क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। हो सकता है मान लो मेंढक जो रहेगा मेल वाला उसका नेचर अलग रहता होगा, उसके अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फीमेल मेंढक के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं एज अ पॉपुलेशन की पूरे उसकी स्पीशीज की स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को पूरी स्टडी करते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये में भी समझ आ गया होगा कि ये पॉपुलेशन इकोलॉजी आखिर है क्या। यहाँ पर देखो पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि स्टडीज द डायनेमिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, की कोई भी एक सिंगल स्पीशीज है, मतलब जैसे मेंढक है तो सिर्फ हम मेंढक की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। तो उसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है, तो बेसिकली देखो कम्युनिटी का मतलब होता है कि अब देखो जैसे ये एक पॉपुलेशन है मेंढकों की, ढेर सारी मतलब एक ही सिंगल स्पीशीज की मेंढक वाले की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखो ये जो आइलैंड है बेसिकली यहाँ पर सिर्फ मेंढक तो रहते नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो तालाब है जो भी है, ठीक है, समुद्र हो गया, तालाब हो गया, तो यहाँ पर ढेर सारे मेंढक है, ठीक है। साथ ही में इस तालाब के अंदर हो सकते हैं कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं कुछ कीड़े मकोड़े भी हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो कम्युनिटी का मतलब होता है जब एक स्पीशीज का आदमी, मतलब एक स्पीशीज के जितने भी पॉपुलेशन है, सिंगल स्पीशीज के जितने भी पॉपुलेशन वाले जानवर है वो दूसरे स्पीशीज के जानवरों के साथ में एक ही जगह पर रह रहते हैं, मतलब एक सिंगल प्लेस पर बहुत सारे स्पीशीज के एनिमल जो है उनकी पॉपुलेशन रह रही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर मान लो जैसे अब हम लोग हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे जो है हिंदू लोग भी रहते हैं, काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी रहते हैं। तो मुस्लिम और हिंदू मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है। बेसिकली पॉपुलेशन उन लोगों को मान लो कि वो एक एक सिंगल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एक मान लो हिंदू है, ये मुस्लिम हो गया, ठीक है, ये दूसरा जात, ये मतलब जो भी अलग अलग रिलीजन से, सिख जो भी अलग अलग रिलीजन है सब है, ठीक है। तो जब ये एक साथ एक जगह पर रहते हैं तो इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है, कि सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ग्रुप बनाकर एक कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग जब स्पीशीज के जो पॉपुलेशन रहती है, ढेर सारे जो पॉपुलेशन, मतलब एक ही सिंगल स्पीशीज के ढेर सारे जो पॉपुलेशन है वो एक ही जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहती है, तो उसको कम्युनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग रिएक्ट करें, मान लो अब जैसे कि ये जो मेंढक रहता है ये मान लो इस कीड़े को खा लेता है, ठीक है, और मान लो कल को ये मर जाता है मेंढक, तो फिर मरने के बाद ये जो डिकम्पोज हो जाता है तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट रहता है उस पेड़ को मिल जाता है, पौधे को मिल जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट जो भी रहता है। तो बेसिकली इस तरह से किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मेंढक क्या खाता है पता चला इस कीड़े को खा लेता है, मालूम पड़ा ये कीड़ा मेंढक को खा लेता होगा, तो किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे उस वातावरण में, इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं कि कम्युनिटी की पूरी स्टडी की जाती है तो उसको बोला जाता है बेसिकली हमारा कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसको सिंकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी को ऑटोकोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो वर्ड है ना इसको ऑटोकोलॉजी भी बोला जाता है, पहले ऑटोकोलॉजी बोला जाता था, अभी
पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। उसके बाद देखो अब इकोसिस्टम इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली देखो यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम इकोलॉजी का मतलब होता है कि हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि भैया इकोसिस्टम में क्या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चल रही है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहली बात इकोसिस्टम थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। ओके, तो पहली बात आप इतना समझ गए, देखो इंडिविजुअल की स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है, और जब यही इंडिविजुअल ढेर सारे हो जाते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंगल स्पीशीज की जब एक ही प्रजाति के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं तो उसको टोटली मिलाकर हम पॉपुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की हम पॉपुलेशन बोलते हैं, क्यों इंडिया की पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के जितने भी टोटल लोग हैं उनको हम मिलाकर बोल देते हैं भैया ये इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। वहां पर हम पाकिस्तानी को नहीं मिलाते, ठीक है। तो बेसिकली पॉपुलेशन का मतलब होता है जब एक ही सिंगल स्पीशीज के ढेर सारे लोग हो जाते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ऐसे ही ढेर सारे अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन एक जगह पे रहती है तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी होती है बताओ क्या ये कहाँ पर रहती होगी, ठीक है। आपको क्या लगता होगा, जैसे अब ये मेंढक है, ये कीड़े मकोड़े, ये कहाँ पर रहती होंगी, ठीक है। ये कहीं पे रहती होंगी पानी में या फिर कहीं पे भी ग्राउंड पे जमीन पे कहीं तो रहती होगी ना। तो जहां पर भी रहती है उस जगह को हम बोलते हैं इनका इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब उनका घर, ठीक है। जैसे अगर मान लो अब ये पानी है, ठीक है, मान लो ये पानी है, जैसे मान लो ये कोई भी समुद्र का हिस्सा है या फिर जैसे ये कोई तालाब है मान लो, ठीक है। तो कोई तालाब है, ठीक है। अब इस तालाब के अंदर काफी सारी मछलियां रहती होंगी, ठीक है, मान लो ये मछलियां तैर रही है, ठीक है, तालाब के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारी मछलियाँ होंगी, कुछ बड़ी मछलियाँ होंगी तो कुछ छोटी मछलियाँ होंगी, ठीक है। इस तालाब के अंदर पानी भी है, ओके। इस तालाब के अंदर ज़मीन भी है, नीचे थोड़ा बहुत मट्टी वट्टी पत्थर वत्थर भी है, ठीक है। साथ ही में इस तालाब के अंदर कुछ पेड़ पौधे भी है, थोड़े बहुत प्लांट भी है, ओके। अब देखो बेसिकली ये जो मछलियाँ है इनके लिए तो ये तालाब ही इनकी दुनिया है, ठीक है। बेसिकली इसी तालाब के अंदर रहते हैं इन लोग, ठीक है। अगर मान लो कोई बड़ी मछली है, इसको खाना खाना है तो ये छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है। छोटी मछली को खाना खाना है तो छोटे मोटे कीड़ों को खा लेती है ये। तो देखोगे बेसिकली तो ये जो छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, चाहे वो प्लांट हो या फिर जितने भी हो, वो सब इस छोटे से पानी के तालाब के अंदर बेसिकली अपना जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे इनकी पूरी साइकिल चल रही है, ठीक है। एक दूसरे को खाकर ये जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मछलियाँ इनके लिए तो ये तालाब ही इनकी दुनिया है। तो बेसिकली ये इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कि बेसिकली इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे होते हैं, साथ ही में नॉन लिविंग थिंग्स भी रहते हैं। जैसे ज़मीन मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पर पानी भी है, ठीक है, ये पानी है, साथ में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी है इसके अंदर है। तो बेसिकली देखो तो नॉन लिविंग थिंग्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है और लिविंग थिंग्स भी। और जब एक दूसरे के साथ ये रहते हैं एक जगह पर और एक दूसरे से इंट्रैक्शन करते हैं, जैसे अभी ये मछलियाँ आती है, ऑक्सीजन ले रही है जिंदा रहने के लिए, तो इसी को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। कि इकोसिस्टम है बेसिकली, ये वाटर इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम, ठीक है। ऐसे ही लैंड पर भी देखोगे काफ़ी सारे जानवर रहते हैं। मान लो जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है। अब ये जो पौधा है ये सूरज जो है उससे धूप लेता है, ठीक है। मान लो ये सूरज है और ये जो पौधा है ये सूरज से धूप लेता है, ठीक है। फिर कोई जानवर आता है और इसको बेसिकली ये जो जानवर है मान लो ये इस पौधे को खा लेता है, ठीक है। फिर इस जानवर मान लो ये मेंढक है, ठीक है, मेंढक जो रहता है, मेंढक नहीं सॉरी ग्रास हॉपर है, मान लो इसको खा लेता है, ठीक है, ये पौधे को खा लेता है, ओके। अब इस ग्रास हॉपर को मान लो कोई मेंढक खा लेता है, ओके, ये जाकर इसको खा लेता है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अब मान लो ये मेंढक को कोई सांप खा लेता है, ठीक है, सांप जो है वो मेंढक को खा लेता है। उसके बाद मालूम पड़ता है कोई चील आया, ठीक है, उड़ते उड़ते कोई चील आया और इस मेंढक को खा लिया, ठीक है, इस मेंढक को खा मतलब सांप को सॉरी खा लिया, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर तो जितने भी जीव जंतु जो है जो लैंड के ऊपर है वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये जो इनका इंट्रैक्शन चल रहा है एक दूसरे के साथ में, इन्हीं की स्टडी को बेसिकली बोला जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। अलग अलग इकोसिस्टम होती है जिनकी हम स्टडी करते हैं तो इसी को इकोसिस्टम इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। जैसे वाटर इकोसिस्टम हो गया, वाटर इकोसिस्टम मतलब जिसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग इकोसिस्टम आता है। जैसे अब ओशन इकोसिस्टम हो गया, ओशन के अंदर आपको दिखेगा भैया बड़े बड़े मछलियां रहती है एक दूसरे के साथ रहती है, ठीक है, वहाँ का अलग इकोसिस्टम रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो कोई छोटा सा तालाब है आपके घर के आसपास वाला तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी मछलियाँ रहती है, काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं उसके अंदर भी, तो वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आपके घर में बेसिकली कोई कुआं होगा आपके आसपास में भी नहीं रहता होगा क्योंकि आप मुंबई या फिर इधर उधर रहते तो कुआं नहीं दिखता होगा, ठीक है। बट कोई अगर पुणे या फिर कोई इधर गांव एरिया में रहता होगा तो वहाँ पर एक दो हो सकता है कुएं भी दिख जाए, तो वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम है। वहाँ पर भी कुछ जानवर मेंढक वेंढक आपको दिख जाएंगे, ठीक है, जो कि अभी चालू नहीं है, मतलब खराब हो चुके हैं कुएं, वहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आपको लैंड इकोसिस्टम भी दिखेगा। लैंड में कहाँ, जैसे आप मान लो आप कहीं पे फॉरेस्ट में चले जाते हो, जंगल में, ठीक है, तो जंगल में भी आपको इकोसिस्टम दिखेगा, ठीक है। कहीं डेजर्ट में चले जाओ, रेगिस्तान में, वहाँ पर भी
आपको इकोसिस्टम दिखेगा, मतलब डेजर्ट जो रहेगा वहाँ पर भी आपको दिखेगा भैया रेगिस्तान है, आसमान कड़कती धूप है, पेड़ पौधे थोड़े बहुत है, मतलब पेड़ पौधे के नाम पे कैक्टस है वहाँ पर, ठीक है। और साथ ही में कुछ जानवर भी है, जैसे वहाँ पर ऊँट आपको दिख जाएगा, कि स्नेक दिख जाएगा, मतलब थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े दिख जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और साथ में वो जो बिच्छू रहता है अपना वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। अलग अलग और भी इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि अगर मान लो अगर बात करें तो एक नॉर्मल जो हमारा फ्लैट लैंड होता है, जो जमीन रहती है सपाट, जैसे कि अब खेती बाड़ी वाला इलाका, तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम रहता है, ठीक है। जंगली इलाके से अलग वहाँ का इकोसिस्टम रहता है। वहीं पे अगर आप पोलर इकोसिस्टम में चले जाते हो, ठीक है, मतलब जो ठंडी इलाके रहते हैं, जैसे अब अपना एंटार्क्टिका है वहाँ पे चले जाते हो, तो वहाँ का अलग इकोसिस्टम रहेगा। तो देखोगे तो बेसिकली ऐसे हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम है, और उनकी स्टडी जब हम करते हैं उन इकोसिस्टम की, तो उसे बोला जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। सो में भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखा है कि इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडीज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर थ्रू द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। कि इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है एक दूसरे से, मैटर जो होते हैं मतलब जो भी मिनरल्स है वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमारा ये रहता है ना अपना जो पौधा रहता है, तो वो सूरज से एनर्जी लेता है, ठीक है। फिर वो एनर्जी जो रहती है, अगर मान लो कोई ग्रास हॉपर रहता है या फिर कोई भी दूसरा जानवर, मान लो जो अपना रहता है ना डियर रहता है, ठीक है, हिरन जो रहती है, मान लो उसने वो घास को खा लिया, ठीक है, तो वो जो एनर्जी थी जो प्लांट में थी वो उस डियर के अंदर आ जाती है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप उसको खा लेते हो। तो वैसे ये डियर अगर इस प्लांट को खा लेगा तो उसको एनर्जी मिल जाएगी इस प्लांट वाली, ठीक है। फिर उसको अगर मान लो डियर को कोई खा लेता है, मान लो शेर आकर उस डियर को खा लिया, तो फिर उसको वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। मान लो कल को शेर मर जाता है तो वो जो एनर्जी रहेगी फिर वो डिकम्पोज होकर जमीन में चला जाएगा, ठीक है। तो वो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और फिर वापस से वो प्लांट को भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी एनर्जी की बात करें तो जितने भी उसके आसपास में बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े थे वो उस एनर्जी को खा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एनर्जी मटेरियल मैटर जो भी था वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है, फ्लो में हमेशा चलते रहता है, ठीक है। एक से दूसरे के पास एनर्जी जो रहती है या फिर जो भी मटेरियल मैटर जो रहता है वो ट्रांसफर होते रहता है, उसका फ्लो चालू रहता है। तो उसी की हम स्टडी करते हैं किस तरीके से काम करते हैं, तो इसको इकोसिस्टम इकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। मैं भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद होता है सिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। सिस्टम इकोलॉजी का मतलब बेसिकली ये होता है, यहाँ पर हम ये करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो इसी को हम बेसिकली स्टडी करते हैं। ये एक टाइप से आप कह सकते हो हम सिस्टमैटिकली ये देखते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा रेन साइकिल, ठीक है। बेसिकली क्या कि जैसा हमारा समुंदर रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखो ये हमारा समुंदर है बेसिकली। देखो तो आपने सुना होगा समुंदर जो रहता है उसके जब धूप के वजह से वो जो समुद्र का पानी रहता है वो भाप बन जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर बादल बन जाता है, ठीक है, और फिर बाद में वही बारिश आकर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो सिस्टम इकोलॉजी में जो रहता है यहाँ पर हम मैथमेटिकली बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, मतलब सारी चीज़ों कैलकुलेशन की जाती है। एक टाइप से आप कह सकते हो सिस्टम इकोलॉजी के अंदर हम सिस्टमैटिकली ये देखते हैं कि कितना पानी भाप बना, ठीक है, कितना पानी आसमान में बादल में चला गया, फिर कितना आया, क्या चीज़ हुई, वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हुई। जैसे अब धूप है, सूरज जो है वो कितना एनर्जी देता है, जिस वजह से कितना एनर्जी जो है प्लांट को मिलता है। फिर अगर मान लो दूसरा जानवर उसे खा लेता है तो उसको कितनी एनर्जी मिलती है। तो इसको हम बेसिकली जब कैलकुलेशन करते हैं और सिस्टमैटिकली सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसे हम सिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे फिजिक्स के भी रूल्स जो रहते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसमें करते हैं कि आपको बताता हूँ, देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो हीट होती है ना, गर्मी होती है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने स्टीम इंजन सुना होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेसिकली यही किया जाता है कि हम हीट जो रहता है गर्मी की वजह से एनर्जी को बनाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से इंजन चलता है, स्टीम इंजन, ठीक है बेसिकली। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली उसका मेन कंसेप्ट ये रहता है थर्मोडायनेमिक्स का कि हम जो है बेसिकली ये अपना जो भी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम क्या करते हैं उसके अंदर कि जो हीट रहता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो जैसा अगर हम जो आपने सुना होगा ना जो कोल माइनिंग रहती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है ना, बिजली बनाते हैं, तो बिजली बनती कैसे, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी सर्च मारोगे कि अब मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है हीट की मदद से, ठीक है। जैसे कोयला रहता है उसको जलाया जाता है, जो हमारा यूरेनियम रहता है उसको जलाया जाता है, उसके अंदर से हीट पैदा की जाती है और उस हीट की मदद से जो बॉयलर में जो पानी रहता है वो गर्म किया जाता है और पानी गर्म होने के बाद वो भाप बन जाता है और फुल प्रेशर
होने की वजह से जो बेसिकली रहता है ना टरबाइन, जिसको हम बोलते हैं पंखा, में भी आपने पढ़ा होगा 10वीं में, जो पंखा रहता है वो घूमने लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, मेन कंसेप्ट ये रहता है बिजली बनाने का, भैया पंखा घुमाओ और फिर बिजली बन जाती है। ठीक है, तो पंखा घूमता है कैसे है, तो हम हीट को इकट्ठा करते हैं जिसकी मदद से हम पंखा घुमाते हैं। तो इसी तरह से मतलब बेसिकली इकोसिस्टम में भी रहता है, हीट जो रहता है वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो, जैसे सूरज की हीट के वजह से देखोगे तो सूरज की जो धूप है वो ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी के अंदर, फिर कितनी एनर्जी दूसरे प्लांट के एनिमल के अंदर चली जाती है जब वो खा लेता है, तो उसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसको बोला जाता है सिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आप कौन से भी लिख सको। ओके, तो यहाँ पर कुछ फिजिक्स के भी रूल्स या ये सारी चीज़ों के भी रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, उसके बाद होता है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी स्पीशीज का जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ था, वो इसकी हिस्ट्री कैसी थी, वो पहले कैसे जानवर था, जैसा इंसान ही है तो हम अपने आप का भी स्टडी करते हैं कि भैया हम कैसे थे पहले। ठीक है, पहले हम पेड़ों पे चूहे जैसे दिखते थे। ठीक है, अगर रियलिटी में देखोगे तो इंसान जो था स्टार्टिंग में वो चूहे जैसा था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होते गया, बंदर जैसे दिखते गया, फिर बाद में और होते गया, फिर इंसान बन गया। ठीक है, तो कैसे ये बना, क्या क्या चेंज आ रहे थे क्लाइमेट के अंदर, क्या क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारी बॉडी इवॉल्व होते जा रही थी, तो उसकी जब हम स्टडी करते तो उसे बोला जाता है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। ठीक है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि भैया हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं किसी भी स्पीशीज की, कि भैया ये इवॉल्व कैसे हुआ। जैसे बर्ड्स ही एम्फीबियंस, तो उनके बॉडी में इतने फर कैसे आ गए, उनके हाथ क्यों नहीं, उनके पर क्यों हुए। ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ। पहले अगर देखो जो डायनासोर थे तो डायनासोर्स के हाथ भी थे और साथ में उनके पंख भी थे। ठीक है, बेसिकली हाथ ही पंख भी था। ठीक है, मतलब हाथ में पंख भी था उनका, अगर आप देखोगे तो बेसिकली उनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, कैसे उनके पंख आए, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं कि उनका इवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ, हिस्ट्री कैसी थी, उनका बिहेवियर कैसा था पहले, अभी के टाइम पे कैसा है, किस तरह से इंटरेक्शन करते थे पहले, अभी के टाइम पे किस तरह से इंटरेक्शन करें, मतलब पूरे इकोसिस्टम में किस तरीके से रहते हैं। अब बर्ड रहते हैं तो बर्ड क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं हमेशा आसमान के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली देखो तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ था, इनकी हिस्ट्रीज को जब पढ़ते हैं हम समझते हैं, तो उसे बोला जाता है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट होता है हमारा बेसिकली सब डिसिप्लिन इकोलॉजी का, जो होता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो पॉलिटिकल इकोलॉजी का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे इंसान जो है वो कुछ डिसीजंस लेते हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या फिर सोशल फैक्टर्स की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर कुछ इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भैया हम यहाँ पर डैम बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक जंगल एरिया था, मान लो हमने सोचा वहाँ पर जो है हम एक बहुत बड़ी सिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, कि हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा वहाँ पर। जैसे अगर मान लो कोई जंगल है, बहुत ज़्यादा फेमस जंगल है, ठीक है, और हम चाहते हैं वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बना दे, ठीक है, घूमने फिरने लायक प्लेस बना दे, तो हमने क्या किया, उस जगह को थोड़ा काट वाट कर वहाँ पर होटल्स बना दिए, बड़े बड़े इधर अच्छा खासा बना दिया। तो हमने क्या किया, वहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक फाइनेंस पैसा कमाने के लिए हमने बेसिकली वहाँ पर ये सारे कंस्ट्रक्शन कर दिए। ठीक है, तो अब वहाँ पर होने की वजह से क्या होगा, हो सकता है वहाँ के अब लोग घूमने फिरने आएंगे, जिसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, बेसिकली वहाँ की जो इकोसिस्टम थी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, पहले वहाँ पर शेर वेर घूमते होंगे मान लो, या फिर जानवर घूमते होंगे, तो गवर्नमेंट ने पता चल उनको पकड़ के नेशनल पार्क या फिर म्यूजियम, मतलब जो जू रहता है वहाँ पर डाल दिया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको पॉलिटिकल इकोलॉजी के अंदर हम यही देखते हैं कि इंसानों के जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी वो डिसीजन इन्वायरमेंट में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोलॉजी मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो जो डिसीजन लेती है, इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो, मतलब समाज में भी जो लोग होते हैं वो कैसे कैसे किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसकी वजह से जब कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है या फिर प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसे बोला जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि भैया लोगों के, इंसानों के बिहेवियर की वजह से उनके कुछ पॉलिसीज या फिर जो भी चीज़ें वो डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है और उसकी हम स्टडी करें कि भैया इंसानों ने ये काम किया जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, बेसिकली में भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखो पॉइंट्स में क्या लिखा है कि पॉलिटिकल इकोलॉजी कनेक्ट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी टू प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, कि मतलब क्या कि पॉलिटिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी है, मतलब बेसिकली कि मतलब जो गवर्नमेंट होती है और जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, उसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही है, इकोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलिटिकल इकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जितने
जितने भी हमारे सब डिसिप्लिन थे वो फिनिश हो जाते हैं। मे बी आपको सारे सब डिसिप्लिन समझ आ गए होंगे। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की थी, फिर भी लंबा लेक्चर हो गया है, ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, बट कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मे बी आपको क्लियर हो गई होगी। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, स्कूल का जो ग्रुप, कॉलेज का जो ग्रुप होगा, वहाँ पर भी शेयर कर देना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे और कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है इतना डिटेल में, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और वो भी एजुकेशन ले सके। ठीक है, तो अपने दोस्त लोगों के साथ और अपना जो कॉलेज ग्रुप होगा वहाँ पर भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सके। एंड अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसका PDF जो है बेसिकली टेलीग्राम पे वहाँ पर आ जाएगा 1-2 घंटे बाद, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हो उस PDF का। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अगर आप वीडियो को 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो मे बी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ पर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ गई होगी, अगर लेट देख रहे हो वीडियो को तो वहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।